जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस बनाए हैं। तो बच्चों, मैथ्स के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन को टच कर डालिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस वीडियोस अपलोड होते ही मिल सके। वीडियोस पसंद आएंगे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वो प्रॉपर्टी है जो कि बांटने से बढ़ती है। दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो नंबर 5 में। क्या ले रहे हैं हम? चैप्टर 1 का शुरू हो रहा है अभी पार्ट 5। अभी देखिए, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। होमवर्क दिया गया था, उम्मीद है आपने होमवर्क कंप्लीट किया होगा और प्रैक्टिस आपकी चालू होगी। जैसा कि मैंने कहा था कि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स में परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो फुल एक्सरसाइज रेशनल इरेशनल की सॉल्व करने के लिए आपको होमवर्क में दी थी। वो जिस हिसाब से आपको पढ़ाया गया था, आपने पूरी तरह से वो एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी, ऐसी उम्मीद है। और रेशनल और रेशनल नंबर के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं, लगभग सब कुछ जान चुके हैं। थोड़ा सा उसका यूज और जानना बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्ड्स क्या है? सर्ड्स या फिर रेडिकल्स। इफ x इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर हमारे पास एक ऐसी फॉर्म दी हुई है कि x एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x है पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, लेकिन n है पॉजिटिव इंटीजर, तो फॉर्म बनी इस तरह से x nth रूट ऑफ x। इसको किस तरह से रीड करेंगे? ये n इंटू अंडर रूट x नहीं है, nth रूट ऑफ x है, जिसको इस तरह से लिख सकते हैं x रेज़ टू 1 अपॉन n। तो दैट सच दैट किस तरह से ये होंगे? फॉर्म किस तरह की चाहिए हमें? कि फॉर्म चाहिए जिसमें अंदर वाला जो है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो और nth रूट जो है ये n हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो, और इस तरह का जो टर्म आता है ये इर्रेशनल हो। x रेज़ टू 1 अपॉन n इज इर्रेशनल, देन x raised to 1 upon n is called as a surd or a radical। किस तरह का रेडिकल या किस तरह का सर्ड? ऑफ ऑर्डर n। किस तरह का सर्ड? ये x raised to 1 upon n हो जाएगा सर्ड ऑफ ऑर्डर n। n उसका ऑर्डर कहलाएगा। किस तरह का ऑर्डर? देखिए एग्जांपल से समझेंगे इस तरह के। ये रहा हमारे पास एक एग्जांपल, ये 3 इंटू रूट 6 नहीं है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 6। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 6 इज अ सर्ड। क्यों? क्योंकि जो 6 है वो क्या है? वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और 3 क्या है? 3 पॉजिटिव इंटीजर है, तो 6 ये क्यूब रूट ऑफ 6 इज अ सर्ड। ओके, और एग्जांपल लेंगे। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल हम कोई सा भी ले सकते हैं। 5th रूट ऑफ 7, this is not 5 into root 7, this is 5th root of 7। 5th root of 7 is a surd of order, क्या ऑर्डर है इसका? 5। इसका ऑर्डर हो गया 5। इस तरह से हम सर्ड्स को स्टडी करेंगे, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल लेंगे। अच्छा, तो यहां हम क्या नोट कर रहे हैं कि हर सर्ड आप बोलेंगे तो इरेशनल ही है। अभी देखिए, ये जो फॉर्म आई ये इरेशनल फॉर्म आई, इसीलिए ये सर्ड है। अगर इस तरह से किसी का क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 5th रूट, 6th रूट कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो अगर रेशनल आ जाती है तो इसको सर्ड नहीं कहेंगे, इरेशनल आना चाहिए। nth रूट ऑफ x इज इरेशनल, तभी इसको हम सर्ड कहेंगे। एक बात और यहाँ पे नोट करने की है, हमने कहा कि n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन n इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर तो होगा, लेकिन एक्सेप्ट 1 को छोड़ के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चलेगा। 1 क्यों नहीं चलेगा? कि अगर x का जो पावर है 1 अपॉन 1 हो गया तो 1 अपॉन 1 इज 1, तो x तो है रेशनल नंबर और x की पावर 1 भी रेशनल नंबर हो जाएगा।
जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि इरेशनल होना चाहिए, ये वैल्यू जो आनी चाहिए वो इरेशनल आनी चाहिए, तभी इसको सर्ड कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू 1 अगर हो गई तो इसकी पूरे की वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू इरेशनल नहीं आएगी, रेशनल आ जाएगी। चलिए आगे और एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या बात नोट की कि एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड, क्योंकि इरेशनल नंबर्स तो और भी होंगे, जो इस फॉर्म में है इरेशनल नंबर्स वो सर्ड्स होंगे, और जो इस फॉर्म में नहीं है इसके अलावा भी कुछ इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि पाई का एग्जांपल हमारे सामने है कि पाई इरेशनल नंबर है लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं है, तो कुछ इरेशनल नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सर्ड्स नहीं है। ओके, क्लियर? तो अब देखिए इसके ऊपर, सर्ड्स के ऊपर सवाल किस तरह के आएंगे। सबसे पहले, सबसे जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स इसमें किस तरह की आएंगी कि आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये सर्ड्स हैं या नहीं, चेक कीजिए। स्टेट, किस तरह के सवाल दिए जाएंगे? स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स। कौन कौन से इसमें से सर्ड्स हैं, कौन कौन से नहीं है। तो पहला लिया हमने स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें जो भी देंगे उसको हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड दिस इज 3 रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि ये जो दो 3 हैं स्क्वायर रूट वाले वो सिंगल होकर बाहर आ गए, तो एक 3 हमारा बाहर आ गया। इस तरह से दो में से दो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जब बाहर आएगा तो दो में से एक ही बाहर आएगा, तो अंदर रह गया एक, तो 3 रूट 3 इसकी वैल्यू हो गई। तो ये सर्ड है, क्यों? दिस इज सर्ड। क्यों सर्ड है? क्योंकि हमारे जो फॉर्म है क्या है कि 3 इज, यहां पे इसका रीजन लिखेंगे एज 3 इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, as 3 is positive rational number, is a positive rational number and 2 is a positive integer। ये 2 का है, 2 कहां से आया इसमें? ये देखिए, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब हो गया 3⁻1/2, तो 3⁻1/2 है ये, 3⁻1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, स्क्वायर रूट वाले केस में n की वैल्यू 2 होगी, तो 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। और साथ ही साथ ये जो रिजल्ट आया है, एंड द रिजल्ट इज इरेशनल, ये भी हमारी कंडीशन है कि जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो इरेशनल आना चाहिए, तभी ये सर्ड होगा, तो इट्स अ सर्ड। तो क्या रीजन हो गया इसका, एज 3 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये 3 है अंदर वाला वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, एंड 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 कहां से आया इसमें, ये स्क्वायर रूट वाले केस में n की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है 3⁻1/2, तो ये जो n की वैल्यू हो गई 2, तो सेकंड ऑर्डर का, यानी कि 2 ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का सर्ड है ये नंबर। ठीक है, क्योंकि, और दूसरी बात, इसमें जो रिजल्ट आया, फाइनल जो रिजल्ट है वो इरेशनल आना चाहिए, एंड द रिजल्ट इज इरेशनल, दैट्स व्हाई द नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज अ सर्ड। सेकंड एग्जांपल ले लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 225 इंटू रूट 4 तो 2 है, ये भी पता है हमको, और रूट 225, ये 225 एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो ये रिजल्ट हमारा आ गया 30, विच इज नॉट अ सर्ड। तो दिस नंबर इज नॉट अ सर्ड एज द फाइनल रिजल्ट इज रेशनल, दिस इज रेशनल, एंड दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज, द गिवन नंबर वाज नॉट सर्ड। इट्स ओके। अब ये तीसरा एग्जांपल देखिए, डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है। तीसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 2, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको देखिए दूसरे फॉर्म में लिख दीजिए जस्ट कि 3 प्लस रूट 2 रेज टू 1/2,
तो सर्ड के हिसाब से इसमें n की वैल्यू तो 2 हो गई, लेकिन जो x है सर्ड में, जो x वाला पोर्शन है x, ये होना चाहिए रेशनल नंबर, बट यहां पे जो x वाला पोर्शन है वो है इर्रेशनल। दिस इज इर्रेशनल। x इज इर्रेशनल, यहां पे x इर्रेशनल है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ सर्ड, इट्स नॉट अ सर्ड। तो इस तरह के सिंपल सिंपल सवाल इस पे आएंगे, और इसके आगे थोड़े से सवाल कठिन होते जाएंगे कि सर्ड को हमें और भी तरीके से इसमें सॉल्व करना है। तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो सर्ड के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो इस तरह की आएंगी कि आपको जस्ट चेक करने के लिए दिया जाएगा कि ये सर्ड है या नहीं है, उसका रीजन भी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेश पेज पे। नाउ रेशनलाइजेशन किस चीज का? फॉर सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 2। रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है, किसको कहते हैं रेशनलाइजेशन? व्हेन 2 सर्ड्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, 2 सर्ड्स है हमारे पास, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि उसका जो रिजल्ट आया वो रेशनल नंबर आ गया, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर, देन द 2 सर्ड्स आर कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर्स। RF से इसको डिनोट करते हैं। दोनों जो सर्ड्स होंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद रेशनल नंबर आ जाता है, तो ये दोनों सर्ड्स एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को, इस तरह से नंबर को रेशनलाइज करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजिंग अ सर्ड बाय मल्टीप्लाइंग विद इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ठीक है, किसी भी कोई भी सर्ड हमें दिया है, उसको हमने ऐसे सर्ड से मल्टीप्लाई किया, यानी कि हमने उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट आ गया हमारा रेशनल। तो ये जो प्रोसेस है नंबर को रेशनल बनाने का, इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में हमें करना क्या होता है? किसी भी सर्ड को उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि नंबर हमारा जो गिवन सर्ड है वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 इंटू रूट 2 इज अ सर्ड, 4 इंटू रूट 2 ये भी एक सर्ड है, आर 2 सर्ड्स, दिस एंड दिस आर 2 सर्ड्स। ठीक है, ऑल्सो देयर प्रोडक्ट PUCT, देयर प्रोडक्ट, इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखेंगे कि ये, इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं कि नहीं। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 4 20 और रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2, तो ये रिजल्ट हमारा आ गया 40, जो कि रेशनल नंबर है। तो ये रेशनलाइज हो गया, इस तरह के जो सर्ड थे हमारे वो रेशनलाइज हो गए। तो इसका मतलब ये जो दोनों सर्ड्स हैं ये एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं। दिस एंड दिस आर द रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ ईच अदर। और एग्जांपल से समझेंगे, ये एक और एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है 3 रूट 7, 3 इंटू रूट 7 एंड 5 अपॉन रूट 7, ये 2 सर्ड्स हमें गिवन है। तो इनका प्रोडक्ट हम करके देखेंगे। इनका जब हमने प्रोडक्ट किया तो क्या हुआ? 3 रूट 7 इंटू 5 अपॉन रूट 7, तो यह हमारा रूट 7 से रूट 7 कट गया, तो रिजल्ट जो हमारा आया वो आया 15। इट्स अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमारा आ गया, यानी कि रेशनलाइज हो गया। ये नंबर जो हमारा सर्ड था वो रेशनलाइज हो गया। इसका मतलब ये जो दोनों सर्ड्स हैं ये एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर्स हैं। एक और अलग फॉर्म का हम एग्जांपल ले लेंगे, एक और टाइप ले लेंगे, अलग अलग टाइप के ले रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये डिवीजन में था, ये कट के जो है एलिमिनेट हो रहा था। हमें क्या करना है? सर्ड्स को रेशनलाइज करने के लिए जो स्क्वायर रूट वाला जो पार्ट है उसको एलिमिनेट करना है। वो एलिमिनेट हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है, जो सर्ड है, वो रेशनलाइज हो गया, रेशनल बन गया ना। जब तक स्क्वायर रूट रहेगा तब तक नंबर इरेशनल रहेगा। स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है तो वो बच जाएगा हमारा रेशनल नंबर। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो रहा है वो नंबर हमारा हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो थर्ड एग्जांपल जो अलग फॉर्म का हो गया, देखिए बहुत अच्छी फॉर्म, रूट 5 माइनस रूट 3, ये एक
सर्ड है, ठीक है। एंड दूसरा सर्ड हो गया √5 प्लस √3, ये भी एक सर्ड है। अब इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, इनका प्रोडक्ट हो गया √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 स्क्वायर रूट। ऑर्डर 2, देखिए ऑर्डर 2 ले रहे हैं हम सिर्फ, तो ऑर्डर 2 का मतलब क्या है, n की वैल्यू 2 है। कौन सा n, जो पावर है 1/n वो 1/2 है, यानी कि स्क्वायर रूट के फॉर्म से सारे के सारे, इसमें क्यूब रूट एंड 5th रूट 4th रूट 6th रूट इसमें नहीं है। रेशनलाइजिंग जो हम कर रहे हैं रेशनलाइजेशन, तो इसमें हम सिर्फ ऑर्डर 2 का रेशनलाइजेशन सीख रहे हैं। तो इन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमारा फार्मूला लग गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूले बार बार आएंगे, जब आप प्रैक्टिस बनेंगे तो ऑटोमेटिक ये फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ये रेशनलाइज बन गया, रेशनल बन गया। ये नंबर जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आया ये है रेशनल। तो एलिमिनेट हो गए, क्या एलिमिनेट हो गए, जो ये जो सर्च था वो हमारा रेशनलाइज हो गया, जो स्क्वायर रूट वाले जो नंबर थे वो एलिमिनेट हो गए, स्क्वायर रूट हमारा एलिमिनेट हो गया, तो फाइनल रिजल्ट हमारा रेशनल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस सर्ड एंड दिस सर्ड आर द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। यहां हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब इन सारे एग्जाम्पल को देख के हमें ये बात समझ में आ रहा है कि जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है ये यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है मींस कि एक ही नंबर के बहुत सारे रेशनलाइजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि ये नंबर है, अगर ये 5/√7 की जगह 6/√7 होता तब भी तो ये रेशनलाइज हो जाता, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये भी 3√7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 6/√7 भी है, 1/√7 भी हो सकता था, 10/√7 भी पॉसिबल है, 20/√7 भी पॉसिबल है, 365/√7 भी पॉसिबल है, √7 भी पॉसिबल है, क्योंकि 3√7 को अगर √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी तो रेशनलाइज हो जाएगा ये सर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी सर्ड का रेशनलाइजिंग फैक्टर सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ओके, समझ में आ गई बात। अब देखिए एक नया टर्म यहां पे ऐड होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं, सवाल सॉल्व करने के साथ साथ ही उस नए टर्म को हम समझ जाएंगे। देखिए नया एग्जांपल लेते हैं, फाइंड फाइंड द लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी तक हम रेशनलाइजिंग फैक्टर बोल रहे थे, अब लीस्ट, इस टर्म से आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, जैसे कि 3√7 था, इसको हम 5/√7 से, ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। बहुत सारे अभी बताए, बहुत सारे पॉसिबल हैं, तो बहुत सारे में से कम कौन सा ऐसा फैक्टर हो सकता है जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये सर्ड रेशनलाइज हो जाए। ये कम से कम का मतलब यहां पे मिनिमम नहीं है, वैल्यू तो उसकी उससे भी मिनिमम हो सकती है बहुत सारे सर्ड्स की। मतलब देखिए अभी मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कम से कम का मतलब क्या है और कम से कम का मतलब मिनिमम क्यों नहीं है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि किसका लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर हमें फाइंड करना है, √8। एक सिंपल सा लिया हमने पहले, √8 का लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ इसको ऐसा का ऐसे ही लिख के हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो क्या लिख सकते हैं, √8 को 2 × 2 का होल का स्क्वायर रूट। तो अब ये क्या हो गया, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, हर बार मैं बताऊंगा नहीं कि ये कैसे हो गया। √2 × √2 हो गया 2, तो ये हो गया 2√2। अब तक आप इतनी प्रैक्टिस में आ चुके होंगे, 2√2 हो गया। अब अगर 2√2 को हम किस सर्ड से मल्टीप्लाई करें जो ये 2√2 रेशनलाइज हो जाए,
कम से कम किस सड से मल्टीप्लाई करें, तो किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ 2√2 is multiplied by √2, then 2√2 will become rationalized। तो क्या हो जाएगा 2√2 का, 2√2 इंटू √2, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2, ये हो गया रेशनलाइज। तो √2 की जगह हम 5√2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 10√2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन सिर्फ √2 से ही मल्टीप्लाई करने पर जब हमारा काम चल रहा है तो हम उसके साथ कुछ और क्यों लें, तो इसलिए हमें कम से कम क्या लेना है इसको रेशनलाइज करने के लिए, √2। अब मैंने कहा था इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम क्यों नहीं है, क्योंकि इसका हमने लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर जो हमने फाइंड आउट किया वो √2 है। कोई बोलेगा कि √2/10 की वैल्यू तो उससे भी कम होती है, √2/20 की वैल्यू √2 से कम होती है कि नहीं, √2/365 की वैल्यू √2 से कम होती है कि नहीं। तो वैल्यू उससे कम बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है, इनफाइनाइट ऐसे सेट्स हो सकते हैं जिनकी वैल्यू √2 से छोटी है। तो वैल्यू छोटी की बात नहीं हो रही है, मिनिमम की बात नहीं हो रही है, कम से कम यानी कि उसके साथ और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही नंबर से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये सड हमारा रेशनलाइज हो जाए। एक से काम नहीं चल रहा हो तो 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन लेंगे, अगर 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से काम नहीं चल रहा हो तब 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन लेंगे। कम से कम जितने नंबर्स लिए जा सकते हैं उतने नंबर्स लेकर उनसे मल्टीप्लाई करके इसको हमें रेशनलाइज बनाना है, तो उस नंबर को हम बोलेंगे लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। और एग्जांपल लेते हैं इसका फ्रेश पेज पे। ये एक और एग्जांपल ले लिया हमने, 3 इंटू √125। तो फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पे हमने आंसर लिखना तो रह गया, तो ये हमारा √2 आ गया। तो √2 क्या है, √2 इज द, यहाँ पे लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे, √2 इज द लीस्ट, लिख लेंगे अपने आप, मैं बोल रहा हूँ लिख देंगे, इज द लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √8, ये लिख लेंगे आप। ओके, तो 3 इंटू √125, तो ये हो गया 125 को लिख सकते हैं हम 5 फैक्टर्स कर देंगे इसके, जैसे कि इसके अभी 8 के किए थे, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो 5 हो गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 15 √5। ओके, तो यहाँ पे हम ये जो सड आ गया वो इस फॉर्म में आ गया। तो अब इस सड को हम किस सड से मल्टीप्लाई करें ये रेशनलाइज हो जाए। देखिए सिंपल सी बात है, सड को सॉल्व करते वक्त आपको सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है कि स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है, 5, तो स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह जाएगा जब हम सर्ड्स को सॉल्व करेंगे। बस एक मोटी सी बात याद रखिए, सर्ड सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे सर्ड्स के, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। बस एक ही बात याद रखनी है, स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है। तो स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ दैट, तो वही नंबर उसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर के स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे √2 से कर दिया था, अब यहाँ पे √5 से कर देंगे। तो ये कर लेंगे आप इस तरह से कि ये इस तरह से लिखना है यहाँ पे कि इफ, देखिए लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ, बाकी आप पूरा लिख लीजिए। मैं बार बार अगर पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम जाता है। इफ वी मल्टीप्लाई 15 √5 by √5, then 15 √5 will become rationalize हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये √5 is the least rationalizing factor, PF नहीं, प्रोविडेंट फंड नहीं, RF। तो √5 is the least rationalizing factor of 3 √125. This is the final answer. इस तरह के सिंपल सवाल आएंगे, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स आएंगे। दिमाग में एक ही बात रखनी है
कि स्क्वायर रूट को किस तरह से एलिमिनेट करें। पहले तो सिंप्लीफाई करते हुए लाएंगे फॉर्म को, उसके बाद ध्यान देंगे कि लास्ट में स्क्वायर रूट वाला कौन सा बच गया, उतने से ही मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। किसी में सिर्फ उतने से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा एक दो तीन नंबर्स के कॉम्बिनेशन भी आएंगे, आगे उस तरह के सवाल आएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा जो सर्च का एक यूज है, तो वो यूज यहाँ पे हम और लिखेंगे और उसके ऊपर कुछ सवाल लेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ यूज लिख देता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश पेज पे उसके ऊपर ढेर सारे 4 5 6 7 सवाल लिख दूंगा और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर डालूंगा, तो काम जरा जल्दी हो जाएगा। क्या करना क्या है कि सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन लिख देता हूँ पहले। सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन बाय रेशनलाइजिंग इट्स डिनोमिनेटर। कोई भी एक्सप्रेशन जब होता है उसका अगर डिनोमिनेटर सर्ड्स के फॉर्म में है, यानी कि उसमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट इस तरह के टर्म्स हैं, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं मानी जाती है। सिंपलेस्ट फॉर्म मानी जाती है कि जब न्यूमरेटर में भले ही स्क्वायर रूट वगैरह आ जाए लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में अगर सर्ड्स है, इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल, तो अब उसको रेशनल बनाना है हमें, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। और मैक्सिमम जो सवाल आएंगे सर्ड्स के ऊपर वो इसी तरह के आएंगे, इसी चीज के ऊपर कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना होगा आपको एक्सप्रेशंस को। तो एग्जांपल लेके हम इसको सीखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल हम स्टार्ट में सिंपल ही लेंगे ना। तो 5/2√2 ये एक सर्ड है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये अपने आप में एक सर्ड है। अब डिनोमिनेटर से हमको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्या कहा गया है, क्या करने के लिए कहा गया है कि बाय रेशनलाइजिंग इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाला टर्म हमको एलिमिनेट करना है। तो बन जाएगा जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी, जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो जाएगा। तो किस तरह से करेंगे, क्या लिख देंगे हम इसको, 5/2√2 ये था, ठीक है, नीचे क्या है √2, तो इसको अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसा कि अभी हमने सीखा लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनलाइज हो जाता है। तो ये हो गया रेशनलाइज, इसको हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे कर दिया, दादागिरी क्या कर दिया, अरे यहाँ पे √2 कहां से आ गया, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो गई। ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया था 5/2√2, हमने अपनी मर्जी से उसमें डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पिताजी का राज है, ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा करने का हक हमको नहीं है, क्योंकि हमने ये एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज कर दी अपनी मर्जी से। अब चेंज कर दी, ये करने का हक हमको नहीं है, लेकिन ये हमें करना है। ये क्या बात हुई, हक नहीं है फिर भी करना है। अरे भाई ये हमसे करने के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। देखिए अभी मैं जो बात बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में वो चीज़ लागू होगी। ये जो पिताजी का राज वाला जो मैं बीच में डायलॉग घुसेड़ता हूँ ना, उसका कुछ मीनिंग है, या आप अगर हमेशा याद रखेंगे ना तो इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे जिस तरह की मिस्टेक्स कई स्टूडेंट्स कर डालते हैं बहुत सारे सवालों में, किसी भी चैप्टर में। वो क्या चीज़ है कि किसी भी एक्सप्रेशन की, किसी भी चीज़ की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ भी कर दिया, कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन कुछ भी कर दिया। क्या कर दिया हमने, कुछ भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें √2 से मल्टीप्लाई तो उसको करना है, नहीं तो हमारा काम होगा नहीं। और लेकिन √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू चेंज हो रही है एक्सप्रेशन की, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम √2 से मल्टीप्लाई भी कर दें डिनोमिनेटर को और एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज ना हो, तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा। हर सवाल में होगा ये काम, हर सवाल में। देखिए √2 से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, तो √2 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो गई क्या, नहीं। अब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू उतनी ही है जितनी ये थी, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा और वैल्यू उतनी की उतनी आ जाएगी। लेकिन अभी हमें √2 से √2 काटना नहीं है, लेकिन क्योंकि काटना ही होता तो फिर यही क्यों। तो ये हमने किया किस लिए, इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। हो गया ये, तो ये हो गया 5√2 और ये हो गया 2 इंटू ये जो √2 इंटू √2 है ये भी 2 हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 5√2/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्यों, क्या कहा गया है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया और जो एक्सप्रेशन हमको दिया गया था
उस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। दिस इज द फाइनल आंसर। ये सिंपलेस्ट हमने एग्जांपल लिया। अभी मैं फ्रेश पेज लेता हूँ, इसमें ढेर सारे एग्जांपल्स लिख देता हूँ कि तो किस किस तरह के फॉर्म्स के एग्जांपल्स इसमें आ सकते हैं, थोड़े आसान, थोड़े से कठिन। तो हर प्रकार का एग्जांपल ले लेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। जो बात समझनी थी वो समझ ली, लेकिन एग्जांपल किस किस तरह के फॉर्म्स में हो सकते हैं वो मैं फ्रेश पेज पे फटाफट लेता हूँ और सब लिख डालता हूँ, सारे सवाल लिख डालता हूँ। उसके बाद उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी। ठीक है। अब ये हमारी दूसरी फॉर्म आ गई, एग्जाम्पल 2। इस तरह की फॉर्म क्या है दूसरा एग्जाम्पल? 2√5। पहला वाला बहुत सिंपल था, 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 2√5 माइनस 3√2। ये पूरा एक साइड है। अब हम क्या रहे हैं, हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अच्छा, सर्ट्स के ऊपर जो सवाल आएंगे उसमें हर बार ये नहीं कहा जाएगा कि आप उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। कई बार सिर्फ इतना लिख देंगे कि सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब भी है, क्योंकि सिंप्लीफाइड जो सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है वो वही मानी जाती है जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इस तरह के नहीं आएंगे। अच्छा, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, nth रूट, उनकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऑर्डर 2 ही पढ़ रहे हैं। हम किसको रेशनलाइज कर रहे हैं? ऑर्डर 2 वाले सर्ट्स को। ऑर्डर 2 वाले मतलब कौन से होते हैं? स्क्वायर रूट वाले। तो अब ये दूसरा फॉर्म हमारा आ गया। ठीक है, तो इसका आरएफ क्या है? हमें क्या करना है? रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है? जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है आरएफ से मल्टीप्लाई करना होता है। किसको रेशनलाइज कर रहे हैं? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर का आरएफ क्या है? इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? 2√5। उसको √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें तो √5 से नहीं मल्टीप्लाई करना है ना, इसमें किससे करना है? इसमें √2 से करना है। एक में √2 से, एक में √5 से। तो कैसे होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे और क्लिक हो जाएगा दिमाग में कि ये हमारी एक फॉर्म बन रही है। किस तरह की फॉर्म बन रही है? इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर देखिए, अभी लिखता हूँ, अभी समझ आ जाएगा। 2√5 प्लस 3√2, ये जो पूरा का पूरा है ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है इस डिनोमिनेटर का। क्या है? 2√5 माइनस 3√2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर है 2√5 प्लस 3√2। कैसे? समझ में आ गया ना फॉर्म कौन सी बन रही है? ये जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने फार्मूले, जितनी फॉर्म्स इसमें लग रही हैं वो सब क्लिक होती जाएंगी। ऑटोमेटिक वो फार्मूले हर बार आपके रिवाइज होते चले जाएंगे। आप सोचेंगे यार वो तो दूसरे चैप्टर में पढ़ा था मैंने फार्मूला, इसमें कहाँ से आ गया? अरे आगे तो ये कोई होने की बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी भी चैप्टर के फार्मूले किसी भी चैप्टर में आ जाते हैं तो वो रिवाइज हो जाते हैं भाई, आपको याद हो जाते हैं ना, वो बार बार उसका रिवीजन ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखो क्या हो गया ये हमारा 2√5 प्लस 3√2। ये था हमारा। अभी मैं पहले वही एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जो था, जो गिवन है। 2√5 माइनस 3√2 रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? अभी मैंने बताया 2√5। अभी पता चलेगा कि कैसे है। प्लस 3√2 ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कोई निशान बीच में नहीं लगाया तो मतलब वो साइन बीच में जब नहीं लगता है तो मतलब वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमने कर दिया, फिर वही गलती कर दी। क्या मालूम है ना? ये अगर हम डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को भी हमें उतने सही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना क्या होगा? वरना कोड़े पड़ेंगे, अंडर पड़ेंगे। मतलब हम एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते ना। तो जितने से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उतने से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज ना हो। तो 2√5 प्लस 3√2 से हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मैंने बताया था कि ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो कैसे हो गया ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर? इसका ये ऐसे हो गया। अभी आपको कुछ फॉर्म नजर आ रही है? क्या फॉर्म हो गई ये? a माइनस बी आ चुका है। इससे पहले इस सवाल में ये फॉर्म आ चुकी है। दूसरे सवाल में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? मालूम है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला फिर से आपका रिवाइज हो गया। ये तो बहुत फायदे की बात है कि कोई भी फार्मूला कहीं भी लग रहा है। तो ये और ऊपर क्या हो गया? ऊपर तो सेम है, सेम जिसकी दो बार मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो क्या हो गया ये हो गया 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जब ये हो गया, ये हो गया हमारा, ये वाला जो टर्म है हमारा ये आ गया। इसके आगे हम ऐसे इक्वल टू लगा के कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके इक्वल है, इसलिए इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। अब यहाँ फिर से हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। हम ये डिवीजन की जो मेन लाइन होती है वो पहले खींच देते हैं। क्यों?
हमें वो इक्वल टू के ठीक सामने चाहिए। कभी भी डिवीजन की जो लाइन है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग करने वाली जो लाइन होती है, उसको हम हमेशा इक्वल टू के साइन के ठीक सामने ड्रॉ करते हैं, याद रखिए। अब ये ऊपर वाला क्या है, होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कर देंगे, कर दूं डायरेक्ट। कैसे होगा, इसका स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इस पूरे का स्क्वायर क्या हो गया, ये अंदर जाएगा 2 टू द 4, अंदर जाके ये 4 बन जाएगा। 4 की मल्टीप्लिकेशन होगी 5 से, 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो अभी मैं स्क्वायर रूट ऑफ 20 लिख दूं, स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 जा 9 इंटू 2, ये अंदर गया ना, तो 9 हो गया, 9 इंटू 2 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये क्या है, 2 रूट 5, 2 रूट 5 इंटू 3 रूट 2, ये हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। और नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 20 का होल स्क्वायर, यही आ गया ना, यही है ना रूट 20, उसका रूट 20 बन गया था अंदर अंदर जाने के बाद। तो रूट 20 का होल स्क्वायर माइनस रूट 18 का स्क्वायर, तो ये क्या होता है, रूट 20 का स्क्वायर क्या हुआ मालूम है ना, रूट 20 का स्क्वायर क्या हो गया 20 प्लस रूट 18 का स्क्वायर क्या हो गया 18 प्लस 2 टू द 4 3 जा 12, 12 इंटू रूट 10, 4 3 जा 12, 12 है ना, 12 इंटू 5 टू द रूट 10, कैसे हो गया रूट 10, बराबर ना, रूट रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे लाइक टर्म से, 5 इंटू 2 रूट के अंदर, रूट 5 भी रूट के अंदर 2 भी रूट के अंदर, हो गया रूट 10, और नीचे आ गया ये हो गया 20, रूट 2 का रूट 20 का स्क्वायर 20, और ये हो गया 18, इस तरह से। तो 20 माइनस 18 हो गया 2, और 2 से ही सबको डिवाइड कर देंगे, पहले लिख देता हूँ, 20 प्लस 18 हो गया 38, 38 प्लस 12 रूट 10 अपॉन 2, ये 2 आ गया। अब ये आ गया आपका 38, ये 2 से डिवाइड हो गया, 38 भी 2 से डिवाइड हो गया, और 12 भी 2 से डिवाइड हो गया। 38 2 से डिवाइड हो गया तो क्या हो गया 19 प्लस 12 2 से डिवाइड हो गया तो हो गया 6, और रूट 10 वैसा का वैसा ही, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया ये किस तरह से सिंप्लीफाई हुआ, इस तरह से हुआ कि हमें करना सिर्फ एक ही काम है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर में ही हमें दिमाग लगाना है कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, सिर्फ वही सोचना है, उसकी फॉर्म सोचनी है कि फॉर्म किस तरह की लिखी हुई है। तो ये वाली जो फॉर्म बनी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म उसको बनानी है रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। वो फॉर्म बन गई, जब क्यों बनाई हमने ये फॉर्म, ताकि इसका स्क्वायर हो जाए और इसका भी स्क्वायर हो जाए। तो जब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है कि ये मालूम है ना क्या, स्क्वायर रूट्स को खत्म करना। तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। तो उसके बाद ऊपर चाहे कुछ भी आए, ऊपर रूट 2 आए, रूट आए, चाहे क्यूब रूट कुछ भी आए ऊपर से हमें कुछ मतलब नहीं है न्यूमरेटर से, हमें तो डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट्स को खत्म करना है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, उसी से हमने ऊपर वाले को भी यानी कि न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर को तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आया वो आया, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रेशनलाइज हो गया, सिंपलीफाई कर दिया, जो आंसर आया दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं। ओके दोस्तों, अलग गेटअप में ये बताने के लिए आया हूं कि ये वीडियो नंबर 5 जो है ये जरा लंबा हो गया है, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इस वीडियो को हम यहाँ पे रोकेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अपने आप में एक अलग वीडियो नहीं होगा, वो वीडियो नंबर 5 का ही नेक्स्ट पार्ट होगा। और ये जो वीडियोस थोड़े से लंबे हो रहे हैं, इसका कुछ रीजन है, ये रीजन भी मैं आपको इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। और ये खुशखबरी मैं आपको अभी बता दूं कि चैप्टर नंबर 2 से मेरे जो वीडियोस हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, वो चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वीडियो होगा। एक्चुअली यही वीडियो लास्ट वीडियो है, लेकिन इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
इसलिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट होगा। उसके वेरी नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 स्टार्ट होगा और चैप्टर 2 से वीडियोस छोटे हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है, अभी तक के वीडियोस लंबे क्यों हैं, आगे की वीडियोस छोटे क्यों होंगे, इसका रीजन भी मैं पार्ट 2 में आपको बता दूंगा। ओके, तो इस वीडियो को हम यहाँ पे रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।